आप लोगों को याद होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कल हमने सम ऑफ जीपी पढ़ लिया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी भाई हम लोगों ने पढ़ लिया। जीपी का जो सम हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ लिया था भाई हम लोगों ने, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये बात हमने पढ़ ली थी। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था, इसके अलावा हमने पढ़ लिया था इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हाँ मनीष, 108 नंबर शायद वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन कह रहा होगा तो मैं भी बता देता हूँ इस टॉपिक के बाद, ठीक है, इस टॉपिक के बाद बताता हूँ। तो बेटा ध्यान से देखना, ये था एपी का सम जो एन टर्म्स का सम होता है ना उसके। लेकिन अगर कल को क्या हो जाए, जो सॉरी जीपी का सम, कल को क्या हो जाए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर वो इन्फिनिटी तक चली जाए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, इन्फिनाइट चली जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कल को अगर ऐसा हो जाए कि जो जीपी है वो कहाँ चली जाए बेटा, इन्फिनाइट टर्म्स तक चलती जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या लाया, आप देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक जीपी आपके सामने लिया 2, है ना, मैंने एक जीपी लिया 2 के बाद मैंने एक काम करते हैं, कॉमन रेशियो ले लेते हैं 1/2। कॉमन रेशियो क्या लेते हैं, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1। फिर कितना आ जाएगा बोलो आगे, फिर कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, अगली टर्म क्या आने वाली है? अगर कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है तो बोलो अगली टर्म क्या आने वाली है, जल्दी से बताइए। 1/2 आने वाली है, सही बात है। अगली टर्म क्या आने वाली है, जल्दी बोलिए, अगली टर्म क्या आने वाली है? क्या 1/4? ठीक है बात, ये क्या 1/4 आ जाएगी? ठीक है बात ये, और ये चलता जाएगा, है ना, कहाँ तक चलता जा रहा है बेटा, इन्फिनाइट तक। तो अगर कभी भी किसी जीपी, कोई भी जीपी अगर हमारे पास इन्फिनाइट तक चलती जाए तो क्या केस हो सकते हैं, कैसे सर हम इसको सॉल्व करेंगे? देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिए। फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म तो मुझे क्लियर है, फर्स्ट टर्म तो मुझे क्लियर है, ए की वैल्यू तो मुझे मिल ही जाएगी, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी, ठीक है। कॉमन रेशियो भी सर मुझे क्लियर है। ध्यान से देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कॉमन रेशियो मान लो भाई कल को कॉमन रेशियो ऐसा हो कि जीपी की 2 दे रखी है ना, आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनाइट जा रही है, तो यहाँ पर जो आर की पावर एन है, आर की पावर एन है, इसका मतलब होगा 2 की पावर इन्फिनाइट। समझ रहे हैं, एन एन किसकी तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो आर की पावर एन हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनाइट। अब आप मुझे बताएं 2 की पावर इन्फिनाइट क्या होता है बेटा, अगर 2 की पावर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, जल्दी बताओ। अगर 2 की पावर इन्फिनिटी किया जाए तो क्या रिजल्ट मेरे पास सामने आएगा, बताइए बेटा, इन्फिनिटी ही आएगा। सोच के देखो ना, 2 की पावर जैसे जैसे बढ़ाते हो, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो जैसे जैसे ऊपर पावर बढ़ती है तो ये नंबर भी बढ़ता जाता है। तो अगर कल को ये जो पावर है इसको आप बढ़ा बढ़ा के एक बहुत बड़ा नंबर ले आओ, अगर इसको बढ़ा बढ़ा के, इन्फिनाइट क्या है अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट सामने आएगा वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और जैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा तो उसके बाद तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ओवरऑल क्या आ जाएगा आंसर, इन्फिनिटी आ जाएगा, ओवरऑल आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। दो सोच के देखिए ना, इन्फिनिटी में से 1 माइनस करूँ तब भी इन्फिनिटी, किसी चीज से मल्टीप्लाई करूँ तब भी इन्फिनिटी, तो आंसर तो इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। अगर मैंने 2 की पावर, जैसे मैंने कॉमन रेशियो 2 लिया था, ऐसे ही हो सकता है बेटा कॉमन रेशियो 3 ले लूं, कॉमन रेशियो 4 ले लूं, कुछ भी ले लूं। तो आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसा है कि ये जो कॉमन रेशियो वाली चीज जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर ये जो रेशियो है, अगर ये आपके पास 1 से बड़ी आ जाती है, अगर ये रेशियो क्या आ जाती है बेटा, 1 से बड़ी आ जाती है, तो हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा कि ये जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्योंकि 1 से बड़ा किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी पावर दोगे तो हमेशा वो इन्फिनाइट ही रहेगा। 1 से बड़े किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनाइट पावर दोगे तो क्या रहेगा, इन्फिनाइट ही रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो जल्दी से, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो अगर आप उसे इन्फिनाइट पावर देंगे तो इन्फिनाइट ही रहेगा। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसी तरीके से अब मैं आपसे ये कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि जो कॉमन रेशियो है ना वो हो जाए 1/2, कॉमन रेशियो हो जाए 1/2, तो अब आप जानते हैं कि अगर आप 1/2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे, 1/2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो आप जानते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 आएगा और नीचे आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है सर, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 0। बोलो कितने बच्चों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि अगर रेशियो कल को 1/2 हो जाए तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी आपको क्या दे देगा बेटा, 0 दे देगा। क्या आप सबको ये बात क्लियर है कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, ये चीज क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो अगर आप सम के फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, सम का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही तो था। जैसे ही आपने 1/2 रखा होगा कॉमन रेशियो की जगह तो आपने देखा ये वाली टर्म तो 0 आ गई। कौन सी टर्म 0 आ गई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है ना। यहाँ से केवल -1 बचा, उस -1 को आप अगर नीचे ले जाओ तो 1 माइनस आर बच जाएगा। तो ये चीज क्या है बेटा, ये आ गई आपकी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला।
सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला। लेकिन ये लगेगा कब, ध्यान से सुनिए, ये लगेगा कब, जब आपका जो r होगा वो -1 से 1 के बीच होगा, तब केवल तभी आपको जीपी का जो इन्फिनाइट सम है वो आप निकाल सकते हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1 से बड़ा चले जाते हैं, 1 से बड़ा r ले लेते हैं, तो हमेशा जो सम होगा वो इन्फिनाइट ही आएगा। समझ रहे हैं? आप -1 से अगर छोटा लेके जाएंगे तो उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। भाई -1 से छोटा मान लो आप -2 लिया, -2 की पावर इन्फिनिटी को थोड़ी बता सकता हूँ ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलो, इसको तो मैं बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो आपके पास r रहेगा फॉर इन्फिनाइट जीपी, फॉर इन्फिनाइट जीपी, ध्यान रखिएगा किसके लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं, फॉर इन्फिनाइट जीपी, फॉर इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो r रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच रहेगा, एंड द फॉर्मूला इज a/1 - r। ठीक है, फॉर्मूला इज a/1 - r। बोलो किस किस बच्चे को ये बात क्लियर है, बोलिए, आप में से क्या सबको क्लियर है बात, सारी बातें क्लियर है सब कुछ? तो मुझे जरा बताइए, अगर मैं पिछले पेज पे वापस जाऊं, अगर मैं पिछले पेज पे वापस जाऊं, इस वाली जीपी की अगर मुझे सम निकालना हो, वापस में जरा फॉर्मूला लगा के सम बताइए क्या आने वाला है, सम बताइए क्या आने वाला है। a की वैल्यू तो 2 और 1 - r की जगह बेटा कितना है, r की जगह भी 1/2। बोलो सही बात है, r की जगह भी 1/2। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4। तो इस पूरी सीरीज को जोड़ने पे आंसर क्या आने वाला है, आंसर इज 4। वहां पे 1 - r इसलिए लिख लिया बेटा क्योंकि यहाँ पर ये देखना -1 आ रहा था, ये माइनस साइन जब नीचे जाएगा तो 1 - r हो जाएगा, r - 1 की जगह। ठीक है, जब ये -1 नीचे जाएगा तो r - 1 की जगह 1 - r। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों की क्लियर हो गया होगा। बोलो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये पहला पेज था। ठीक है, पहला पेज था और ये आपका अगला पेज ये रहा। ठीक है, बेटा रेशो 1 हो जाए तो बता क्या लगेगा तुझे, क्या लगता है क्या हो जाएगा? अगर रेशो 1 ही आ गया तो क्या लगता है क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इन्फिनाइट के लिए तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा वो बात, है ना। और वैसे अगर आप देखो तो रेशो 1 होने का मतलब क्या होता है, मान ले अगर तुझे कोई ये बोल रहा है कि 2 + 2 + 2 प्लस कहाँ तक बेटा, कहाँ तक लगाना है, मान ले तुझे बोल दिया 10 टर्म्स तक, तो इसे आप एपी से भी सॉल्व कर सकते हो। अब रेशो 1 है तो इसे आप जीपी से भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा भी जोड़ सकते हो ना, 2 × 10। इसके लिए मुझे फॉर्मूला का क्या काम है, ठीक है बात ये क्लियर? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हम लिख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 108 नंबर जो क्वेश्चन था, जो काफी बच्चों का कल डाउट भी था। 108 क्वेश्चन जो है वो बेस है वो किस पे, वेटेड मीन पे। वेटेड मीन बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, कोई ऐसी खास अलग से बात नहीं है। आप लोगों ने बचपन में अगर मीन निकालना सीखा हुआ है तो आप कर लें। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर। क्वेश्चन आप अगर उसी क्वेश्चन को देखें तो क्या बोलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका वेटेड मीन निकालिए अगर उनका जो वेट है वो उनके बराबर ही है ना। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स आई में मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, और F2 कहाँ तक चलेगा बेटा, n तक चलेगा। उनका जो वेट है, वेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं WI से। वेट क्या बोला उसने, उसी के बराबर, नंबर के बराबर है, तो वेट भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक आएगा, n तक। ठीक है बेटा, अब अगर आपको वेटेड मीन निकालना तो वेटेड मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI। इस चीज का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको जरा डब्बे में डाल दूँ। ठीक है जी, सुनिएगा मेरी बात को। देखिए सबसे पहले तो क्या कीजिए आप लोग, WI XI निकालिए। WI XI कैसे निकालेंगे सर, मैंने कहा यहाँ देखिए ध्यान से, WI XI कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 कितना आएगा 1, 2 × 2 कितना आएगा बेटा 2 का स्क्वायर, 3 × 3 आएगा 3 का स्क्वायर, 4 × 4 आएगा 4 का स्क्वायर, 5 × 5 आएगा 5 का स्क्वायर, और n × n आएगा n का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या लगाया हुआ है यहाँ पे साइन, देखो जल्दी से, सिग्मा माने इन सबका एडिशन, तो ऊपर तो आएगा इन सबका एडिशन, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक चलेगा बेटा, अप टू कहाँ तक चलेगा n स्क्वायर।
ये तो ऊपर इनका एडिशन अपॉन में किसका एडिशन, सिग्मा डब्ल्यू आई, यानी इस वाले का एडिशन। इनका एडिशन करो जल्दी से, क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक बेटा n तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों के फॉर्मूला आपको याद होंगे। ऊपर वाले का क्या था n × n+1 × 2n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, बोलो अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और नीचे वाले का फॉर्मूला याद है क्या, n × n+1 ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। बोलो सही बात है, बोलो क्या क्लियर है सबको क्वेश्चन, क्या क्या कट जाएगा, n से n कट जाएगा बेटा, n+1 से n+1 कट जाएगा, ओवरऑल आंसर 2 से 6 भी काट दो 3 पे, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ओवरऑल आंसर इज 2n+1 अपॉन 3। बोलो किस किस को क्लियर है, 2n+1 अपॉन 3, किस किस को क्वेश्चन क्लियर है वेटेड मीन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसको दिक्कत है, लो मैं दोबारा एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे समझ आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी भाई। समझ ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। चलो बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। द वेटेड अर्थमेटिक मीन, क्या चीज है सही चल रहा है, द वेटेड अर्थमेटिक मीन of the first, the weighted arithmetic mean of the first n natural number weighted arithmetic mean of first n natural number, wait करो मेरे क्वेश्चन कहाँ गया, of the first n natural numbers whose weights are square of their corresponding number, whose weights are square of corresponding numbers। समझिएगा क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखिए, xi लिखिए, सबसे पहले आप क्या लिखिए, xi लिखिए। xi क्या होगा जल्दी से देखिए, xi क्या होगा बोलिए, 1 2 3 अप टू कहाँ तक चलेगा भाई, अप टू चलेगा ये n तक, अप टू कहाँ तक n तक। ये तो आपके पास वो नंबर आ गए, ठीक है, जिनका आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब उनका वेट यानी उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक तरीके से, है ना। क्या कह रहे हैं, आपकी बार जो वेट है ना वो उनके स्क्वायर के बराबर है, यानी 1 का जो वेट है वो 1 का स्क्वायर है, 2 का वेट है वो 2 का स्क्वायर है, 3 का वेट 3 का स्क्वायर है, ऐसी n का वेट क्या आएगा बेटा, n का स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में जो वेट था वो उसके बराबर ही था, यानी 1 था तो वेट भी 1 था, 2 था तो वेट भी 2 था, 3 था तो वेट भी 3 था, समझ रहे हैं, n था तो वेट भी n था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो वेट है वो किसके बराबर है, उनके स्क्वायर्स के बराबर है। तो अगला जो काम आप करते थे क्या करते थे, याद है, WI XI निकालना, यानी इनका प्रोडक्ट। तो 1 × 1 का स्क्वायर आएगा 1 का क्यूब, 2 × 2 का स्क्वायर आएगा 2 का क्यूब, 3 × 3 का स्क्वायर आएगा 3 का क्यूब, ऐसी n × n स्क्वायर आएगा बेटा किसका क्यूब, n का क्यूब। ठीक है बात ये। फॉर्मूला फॉर वेटेड अर्थमेटिक मीन, फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन आपने भी लिखा था, क्या था बेटा, सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI, यानी ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर इसका सम आएगा, इसका सम यानी क्या आएगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, बोलो अप टू कहाँ तक, n का क्यूब, और नीचे WI यानी कि इसका सम, यानी कि नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, n का स्क्वायर। अब इन दोनों के फॉर्मूला आपको पता है बेटा, ऊपर वाले क्यूब का फॉर्मूला भी पता है, नीचे वाले स्क्वायर का भी पता है, दोनों फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। बोलो आपकी क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, क्लियर है क्या आपको, एवरीबॉडी, सबको क्लियर है भाई। बढ़िया, सबको क्लियर, गुड। ये था आपका कंसेप्ट किसका, वेटेड अर्थमेटिक मीन। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी बाकी थी उसमें, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी बाकी थी। देखिए प्रॉपर्टीज जो जीपी के अंदर आपने कुछ लिखनी बाकी है, प्रॉपर्टीज। ठीक है जी,
सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये मैं आपको लिखवा चुका था पहले भी, क्या कि अगर ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है भाई, तो आप जानते हैं इससे क्या रिजल्ट आता था, याद है क्या? बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ से रिजल्ट क्या आता था? बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, तो इस पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, कि अगर आपको दो नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा, याद है आपको? दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसकी पावर 1/2। बोलो सही बात है या रिप्लाई नहीं दे रहे, क्या हो गया? बोलो, स्क्रीन सबको सही दिख रही है? मुझे तो आ रहा है यार, है? बताओ, रिप्लाई तो दो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा है? दो नंबर्स का ए बी की पावर 1/2। ऐसी अगर बेटा कल को ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर हो ए बी सी, तो क्या याद है आपको इसके लिए क्या करते थे? ए बी सी की पावर कितना? 1/3। ए बी सी की पावर कितना? 1/3। ठीक है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें आपको ध्यान में रखनी है, क्या? देखो, कोई भी जीपी आप मान के चलो, कोई भी जीपी मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, चलो जनरली मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है बेटा, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है nth टर्म आती है ए आर की पावर n-1। इससे पहले क्या होगा बेटा? ए आर की पावर n-2। अच्छा, आपको याद होगा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बात पढ़ी थी कि अगर आप स्टार्टिंग से और लास्ट से बराबर टर्म उठाओ, यानी पहली टर्म स्टार्टिंग से और पहली टर्म लास्ट से, तो उनका जो सम आता है वही सम आता था अगर आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ो। वही सम आता था अगर आप थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ो। बोलो, क्या आपको याद है प्रॉपर्टी? बोलिए जल्दी से, क्या आपको याद है ये प्रॉपर्टी? हाँ, सबको याद है क्या? सबके रिप्लाई आ जाए यार, बाकी सब सो रहे हैं क्या? सो तो नहीं रहा कोई? चलो, सब जाग रहे हैं। तो जैसे वहां पर सम होता था वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे वहां पर सम होता था वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखिएगा भाई। अगर आप पहली को और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली को और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए तो 2 बार आ गया, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आर की पावर n-, पहली और आखिरी को किया। ऐसे सेकंड और सेकंड लास्ट को कीजिए, इसको और सेकंड लास्ट को कीजिए, दोनों को। तो यहाँ से भी ए 2 बार आ गया, तो ए स्क्वायर, और यहाँ आर की पावर 1 है, यहाँ n-2 है। जैसे ऐड करोगे तो क्या आर की पावर n-1 आ जाएगा? बोलो जल्दी से। तो जीपी के अंदर जो प्रोडक्ट होता है पहली से और लास्ट से, वो सेम चलता है, और एपी में सम सेम चलता है। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी लिख लीजिए सभी बच्चे अपने पास, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। है ना? इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, equidistant, from beginning and end is always same, ठीक है मेरे भाई? स्टार्टिंग से और एंड से अगर आप प्रोडक्ट लेंगे टर्म्स का, तो हमेशा वो टर्म्स क्या आएगा? सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कल, अच्छा वैसे ही जैसे उसमें एक प्रॉपर्टी और होती थी, उसमें हम सारी अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालते थे। अगर यहाँ ज्योमेट्रिक मीन्स का सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट। जैसे ए दे रखा था बेटा, बी दे रखा था, बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन्स दे रखी थी, याद होगा कल हमने किया था G1 G2 G3 अप टू कहाँ तक बेटा? अप टू Gn। बोलो सही बात है। अगर आपको इनका प्रोडक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा, किस किस का प्रोडक्ट करना है? जितनी भी ज्योमेट्रिक मीन्स है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या आपको याद है कि प्रोडक्ट अगर ये सारे जीपी में हैं, तो जैसे जो प्रोडक्ट पहली का और आखिरी का आएगा, पहली और आखिरी का प्रोडक्ट आ रहा है ए बी, तो वही आएगा किसका? सेकंड और सेकंड लास्ट का भी। बोलो जल्दी से। वही आएगा थर्ड और थर्ड लास्ट का भी। और ये कुल कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं? बोलो जल्दी से। ये n लिखी हुई है, जिनमें से दो आप सिलेक्ट करते जा रहे हो, तो इसका क्या आएगा? ए बी की पावर n/2। बोलो जल्दी से, क्या आपको क्लियर है? ये प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स ए बी की पावर n/2, क्योंकि दो से आप एक एक बनाते जा रहे हो ना, हर दो से आप एक बनाते जा रहे हो प्रोडक्ट ए बी, तो आ जाएगा ए बी की पावर n/2।
दोबारा सुनो, जैसे हमने क्या कहा था, अगर मैं इन सारी का प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, किस किस का, जीवन से लेके कहाँ तक, जीएन तक का प्रोडक्ट। तो आप जानते हो ये सारी सीक्वेंस जो यहाँ लिखा गया है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेटा, ये जो सीक्वेंस है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जो प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का आ रहा होगा, फर्स्ट क्या है बेटा ए और लास्ट क्या है बेटा बी, फर्स्ट है ए और लास्ट है बी, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा होगा ए और बी का, वही प्रोडक्ट आ रहा होगा किसका, सेकंड और सेकंड लास्ट का, वही प्रोडक्ट आ रहा होगा किसका, सेकंड और सेकंड लास्ट का, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का। तो ये तो हमें पता ही था, पहली और आखिरी का ए बी आ रहा है, पहली और आखिरी का ए बी आ रहा है। तो ये टर्म्स कितनी होंगी, ध्यान से देखो, ये एन टर्म्स लिखी गई हैं, ये एन टर्म्स लिखी गई हैं, और एन में से आप हर बार दो दो से एक एक प्रोडक्ट बना रहे हो। मान लो यार कि 10 टर्म लिखी है, तो कितनी बार ए बी आएगा, 5 बार आएगा ना, यानी आधा हो जाएगा, 5 बार आएगा। तो वही चीज मैंने करी, अगर एन बार है तो यहाँ n/2 आ जाएगा पावर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ भाई ऋतिक राज, क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। क्या है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। एक मिनट रुको, वेट करो एक मिनट। चलिए सब लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों से। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास टाइटल आता है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो टाइटल आता है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एचपीपी बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप एचपीपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन? ध्यान से लिखिए, इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज, लिखिए इट इज डिफाइंड, it is defined as a series, it is defined as a series in which, it is defined as a series in which reciprocal of its term, in which reciprocal of its terms, in which reciprocal of its terms are in AP, reciprocal of its term are in AP। समझ रहे हैं क्या बात की? जिसमें जो टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाए ना, वो एपी पे, वो एपी में आके, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, चलता रहा। ठीक है बेटा, तो अगर आप इस जो आपके पास सीक्वेंस दिया, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करो तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ध्यान से कीजिए, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो ये जो सीरीज आई नीचे वाली, ये आ गई किसमें, एपी में। अगर ये सीरीज एपी में है तो ऊपर वाली सीरीज हम किस में कहेंगे, ऊपर वाली सीरीज हो जाएगी एचपी। बोलो किस किस को डेफिनेशन क्लियर है एचपी की, जल्दी से बोलिए किस किस को आप में से डेफिनेशन क्लियर है एचपी की, कि सीरीज का जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, एपी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए सही है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो इस बात को थोड़ा जनरल बोल देते हैं। देखो एचपी को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a+2d, याद है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल करने पे AP आ जाएगा। और nth टर्म क्या हो जाएगी, 1/ बोलो a + n-1 × t। क्या मैं सही लिखा, जल्दी बोलो। तो जो HP है उसकी nth टर्म क्या आ जाएगी, 1/a + n-1 × t। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बात। बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? है ना, सारी वही बातें चल रही है देखो। ठीक है, सारी वही बातें चल रही है। क्लियर? कोई भी सीरीज एचपी तब कहलाएगी जब उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है मेरे भाई, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो यही से एक कंडीशन भी देखते हैं कि इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ये एचपी में है भाई, तो यहाँ से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ, इसका तो ये मतलब होगा सर कि 1/a, 1/b एंड 1/c ये किस में होंगे सर, ये होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो जल्दी से, क्या ये डिड्यूस किया जा सकता है कि 1/a, 1/b, 1/c ये किस में होंगे, एपी में होंगे? जल्दी बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
अभी तो पढ़ा डेफिनेशन हम लोगों ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ाई है, चलो ठीक है। अगर ये एपी में है भाई, तो आप जानते हैं जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, यानी 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू बराबर आएगा 1/c माइनस 1/b। वही डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी, पहले दो का डिफरेंस और फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो 1/b को आप एक तरफ ले आओ तो हो जाएगा 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। जल्दी से एलसीएम ले लो बेटा, तो 2/b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ac, ऊपर आ जाएगा a प्लस सी। तो आप में से कई बच्चे बात समझ गए होंगे, तो यहाँ से रिलेशन आ रहा है b इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया भाई? बोलिए जल्दी से, क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया? जल्दी बोलिए। ठीक है, ये है जब चीजें एबीसी किस में थे, एचपी में थे। ध्यान देना, जब एबीसी किस में थे, एचपी में थे। तो आपको तीनों रिलेशन याद होनी चाहिए भाई, है ना। आपको तीनों ही रिलेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन से तीनों सर, कौन से तीनों? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। कौन से तीनों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर ए बी सी, तीनों नंबर ए बी सी, अगर ये किस में है भाई, ए बी सी अगर आपके एपी में है ना। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं दोबारा से कि अगर ऐसा है, इफ ए बी सी आर इन, अगर ये बेटा किस में है, पहला कंडीशन जब एपी में है, तो एपी के लिए आपको याद होगा क्या लगाया था बेटा हमने, 2b बराबर a प्लस सी, ये एपी के लिए लगाया था। अगर भाई ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमने क्या लगाया था, याद होगा, बी स्क्वायर बराबर ac। और अब हमने तीसरी चीज देख ली कि अगर ये एचपी में है, तीन नंबर अगर एचपी में है, तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, b बराबर में 2ac अपॉन a प्लस। क्लियर है भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा तीनों चीजें। यहीं से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। देखो ध्यान से, अगर दो नंबर्स एचपी में हैं, ए और बी, ए बी सी तीन नंबर एचपी में है ना, तो आप देखिए हम आपने क्या लिखा कि जो बी है वो बराबर है किसके बेटा, ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो ध्यान से देखना, मुझे बताना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से बताना। अच्छा एक चीज़ और, पहले इस बात को भी आप नोट कर लें। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे पहले आपको, एक चीज़ और, यहाँ से हम और भी कुछ बातें बोलते थे अगर आपको याद हो। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, यहाँ से हम और भी कुछ बातें बोलते थे, क्या कि अगर यहाँ से b बराबर आप लिखोगे तो a प्लस सी बाई 2 आएगा, विच मीन्स b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ठीक है भाई, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी आ गया, यानी क्या हो गया कि b इज क्या हो गया भाई, बोलो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, बोलो किसका, a एंड c। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, ये b इज क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक, b इज हार्मोनिक मीन ऑफ किसका भाई, b इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। उम्मीद है ये बात क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, बोलो, रिप्लाई दो, सबको ये बात पहले से क्लियर थी? ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। तो अभी अगर इस रिलेशन को देखें, जो रिलेशन हमारे सामने था, अगर इसी रिलेशन को हम देखें दोबारा अलग से नीचे, अलग पेज पे करना चाहिए। हाँ, रिलेशन क्या था कि अगर b इज इक्वल टू क्या था भाई, 2ac अपॉन a प्लस, तो b क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन a प्लस सी, और ac को अलग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में तो है, अलग से ले जा सकता हूँ। तो आ गया हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये तो आ गया अपॉन में अर्थमेटिक मीन। बोलो जल्दी से, a प्लस सी बाई 2 क्या होता था, अर्थमेटिक मीन, उसी का रेसिप्रोकल तो है, तो नीचे लिख दिया अर्थमेटिक मीन। और ac, ac अगर आपको याद हो तो अंडर रूट ac, अगर मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिक मीन, तो ac क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। बोलो ac क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सही बात है क्या? तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा दो नंबर्स के लिए, वो बराबर होगा अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। क्या ये रिलेशन क्लियर है आप सबको? बताइए। बोलो भाई, क्या ये रिलेशन क्लियर है दो नंबर्स के लिए, है ना? जब भी हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन।
बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिप्लाई 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 सभी बच्चों का। क्या सबको क्लियर है? ठीक है ना, 2 नंबर्स के लिए निकाले, ध्यान रखना ये बात है ना। चलो बेटा, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लो सॉल्व करना है और आपको मानना पड़ जाए, अगर आपको 3 नंबर एपी में मानने पड़ जाए, तो आप एपी में क्या मान सकते हैं? 2 से ज्यादा के लिए बेटा कंडीशन कुछ और आएगी, है ना, कुछ और कंडीशन आएगी, तो इसलिए वो हम नहीं देख रहे हैं। 2 नंबर्स के लिए कंडीशन पूछी जाती है, वो हमने बता दी। ठीक, चलो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था क्या, कि अगर हमारे पास 3 नंबर हमें एपी में मानने पड़ जाए, एबीसी अगर एपी में मानने पड़ जाए, आर इन एपी, तो आप एपी में नंबर्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ना। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जहाँ वैल्यू मान के काम हो जाता है, तो आप एबीसी को सिंपली क्या मान ले, 1 2 3 मान ले। ठीक है बेटा, इससे थोड़ा जल्दी काम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एबीसी को जीपी में मानना है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप इनको क्या मान सकते हैं, 1 2 4 मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा काम जल्दी आसान हो जाएगा, देखो जीपी में आ रहे हैं ना। और ऐसे ही अगर आपको एबीसी को एचपी में मानना पड़ जाए, एबीसी को अगर एचपी में मानना पड़ जाए, तो एचपी में आप इसे क्या मान सकते हैं, एचपी में इसे क्या मान सकते हैं, शायद 2 4 6, एक बार वेरीफाई करके देखें। और 2 4 6 तो उसमें भी आ जाएगा ना, 1 मिनट रुको, 2 3 4, लेट मी वेरीफाई, 1 मिनट मुझे वेरीफाई करने दो, मैं भी भूल चुका हूँ। 1 मिनट रुको, वेरीफाई कर लेते हैं ना। 2 3 6 शायद होता है, चेक कर लेते हैं। अगर 2 3 6 एचपी में है तो क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 1/2, 1/3 एंड 1/6 ये एपी में होने चाहिए। पहले दो का डिफरेंस देखते हैं, पहले दो का, तो 1/3 माइनस 1/2, बोलो कितना आएगा, नीचे 6, ऊपर कितना आएगा, 2 माइनस 3 -1, है ना। ऐसे अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1/6 माइनस 1/3 कितना आएगा भाई, बोलना है, 6 आ जाएगा, 1 -2 आ गया, सेम आ गया, बोलो आ गया ना सेम, तो यानी बिल्कुल सही है। तो ये नंबर आप मान सकते हैं। ठीक है जी, एचपी में 2 3 6, जीपी में 1 2 4 और इसमें 1 2 3। इससे थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा आपका, हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। कई क्वेश्चंस में सीधा सीधा आप ये नंबर मान के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, क्या बात क्लियर है? जल्दी बोलो भाई। क्लियर है सबको? चलो बहुत सही। इसी के साथ कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा एचपी पे ज्यादा जाना हमारे लिए, हमारे सिलेबस में उतना पार्ट है ना। भले ही मॉड्यूल में आपको दे रखा हो, लेकिन उसको ज्यादा हमारे उसमें एनटीसी कोर्स में नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या बता दिया, ये वाली ट्रिक भी बता दी, ताकि ज्यादातर क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करें, है ना। एचपी के क्वेश्चन 2 3 6 मानो और आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको 2 नंबर के लिए तो बता दिया, अगर 2 नंबर है ए और बी, और इनका आपको क्या निकालना पड़ जाए, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, तो 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, अभी देखा आपने, 2ab और a+2। ठीक है, ऐसे ही मान लो 3 नंबर हो जाए, ए बी सी, है ना। इनका आपको क्या निकालना पड़ जाए, हार्मोनिक हार्मोनिक मीन। तो 3 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 3 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 3abc अपॉन AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, 3abc अपॉन AB प्लस BC प्लस C। क्लियर है बात ही? ठीक है, बोलो। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे निकलता है, ठीक है, ताकि आप लोग अगर ज़्यादा भी आ जाए तो खुद सॉल्व कर लें। मान लो आपके पास नंबर ABC है ना, चलते जा रहे हैं, ये आपको किस में दे रखे हैं भाई, AP में दे रखे हैं, सॉरी HP में दे रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, नंबर किस में दे रखे हैं, HP में। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर होंगे उनका हार्मोनिक मीन निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इन नंबर का रेसिप्रोकल करो और उनका मीन निकालो, 1/a 1/b 1/c चलता जाएगा।
अपॉन में मान लो n टर्म्स है तो अपॉन में आ जाएगा n, ये तो आ गया उनका मीन निकालना, और यहाँ पावर कर देते हैं -1, ऊपर पावर कर देते हैं -1। ठीक है भाई, ये वाला तरीका आपको लगाना होता है हर बार के लिए। जैसे मान लो मैं 2 चीज़ों में लगाता हूँ, 2 नंबर्स के लिए, केवल 2 नंबर्स के लिए, है ना, फॉर 2 नंबर्स, क्योंकि 2 नंबर का फॉर्मूला आपने देख ही लिया, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, n नंबर हो हार्मोनिक निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटा, लव वही लिखा है देख सामने, ये n नंबर के लिए लिखा है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मान लिया अब मुझे 2 नंबर्स को वेरीफाई करना है, 2 नंबर्स क्या है, a और b, तो क्या किया जाएगा, पहले तो उनका रेसिप्रोकल 1/a 1/b, अपॉन में 2 नंबर है तो 2, और इसकी पावर क्या कर दी सारे की -1। जब इसको सॉल्व करेगा, ध्यान से देख, जब सॉल्व करेगा तो कितना आ रहा है, a + b अपॉन 2ab आ रहा है, ऊपर है -1, तो कैसे -1 का मतलब उल्टा लिख दोगे 2ab, यही लिखा था क्या, बोलो जल्दी से, क्या मैंने यही लिखा था पीछे, आपको यही बताया था क्या मैंने। तो अगर उससे ज़्यादा भी आ जाए तो आप ऐसा करें, है ना, नंबर्स का रेसिप्रोकल करें, डिवाइड बाय जितने नंबर हो गए पावर -1 कर दें। ठीक है भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, कुछ एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे आपने देखा बेटा, जैसे आपने देखा, सबसे पहले तो नो टर्म, नो टर्म, नो टर्म्स, एक मिनट, नो टर्म ऑफ एच पी, नो टर्म ऑफ एच पी कैन बी 0, ये बात ध्यान रखिएगा। एच पी की कोई भी टर्म कभी 0 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अगर एच पी की टर्म आपने 0 करी तो रेसिप्रोकल में जैसे ही आप ए पी की तरह उसको लिखेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखिए कि एच पी की कभी भी टर्म 0 नहीं होती है ना, एच पी की टर्म कभी भी 0 नहीं आएगी, 0 एज अ टर्म कभी भी एच पी में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से एक बात आपको ये भी, जैसे आपने याद होगा, हमने एपी का सम देखा, हमने जीपी का सम देखा, एचपी के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ एचपी। ठीक है, नो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एचपी, ध्यान रखिए, नो फॉर्मूला फॉर एचपी। हाँ, अब जैसे लव गुप्ता ने कहा कि सर ऐसा हो कि अगर ए और बी के बीच में, बहुत सही क्वेश्चन पूछा, अगर जैसे आपने ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना सिखाया था, ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाया था, तो क्या ऐसे इनके बीच में हम हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं? क्या ऐसे इनके बीच में हम लोग हार्मोनिक मीन, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लो इनके बीच में अपने हार्मोनिक मीन निकाली, H1 H2 है ना, कितनी डाल दी, मान लो n डाल दी, तो HN आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है बात ये, तो ये सारी टर्म्स किस चीज में होनी चाहिए, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यही मतलब होगा ना, ये सारे टर्म्स किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अगर ये सारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, अगर ये सारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका रेसिप्रोकल यानी 1/a 1/h1 1/h2, ऐसी कहाँ तक 1/ यहाँ आ गया hn, और लास्ट में आ गया 1/b। बोलो ये किस में होगी, 1/b। आर इन किस में हो जाएगी भाई, ये सब ये हो जाएंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो क्या बात क्लियर है, ये सारी किस में हो जाएंगी भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगी। क्लियर, उसके बाद फिर आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो आगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, बाकी तो फिर वही प्रोसीजर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, इसमें क्या है ना, आप सीख जाएंगे। आपने एपी में निकालना सीख ही रखा, तो वही चीज इसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सभी बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी बोलिए। सब बच्चों का आना चाहिए रिप्लाई, देखो 1-2 से काम नहीं चलेगा, सबका रिप्लाई आना चाहिए। चलो काफी बच्चों का आ गया है। ठीक है भाई, है ना, इसी के आगे चलो मैं आपको थोड़ा बहुत जनरल बातें जो आपकी मॉड्यूल में भी 1-2 और दे रखी है उन पे भी डिस्कशन कर ही लेता हूँ। मान लीजिए भाई आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड सम ऑफ, सम निकालने किसका, ऐसा दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, इस प्रकार दे रखा है। आपको कहाँ तक दिया हुआ है बेटा, लास्ट में 2n का स्क्वायर, ऐसा दे रखा है कि भाई इसका सम निकालो।
क्या निकालो, इसका सम निकालो। अब मान लो जब आपको इसका सम निकालना है भाई, आपको क्या करना है, अगर इसका सम निकालना है तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप सारे में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आप सारे में से क्या कॉमन लीजिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप सारे में से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, आगे बचेगा 2 का स्क्वायर, आगे बचेगा 3 का स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या। ऐसे ही लास्ट में क्या बचेगा भाई, लास्ट में बचेगा n का स्क्वायर। अब आप इसका सम जानते ही हैं, n नेचुरल नंबर का सम आप फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो ये एक तरीका है, वन ऑफ द मेथड है कि आप वहां तक पहुंचे जो आपको पता है, जैसे ये वो चीजें जो आपको मालूम है। दूसरा एक तरीका और होता है बेटा, एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या कहता है, उसमें जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, राइट डाउन nth टर्म, राइट डाउन nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस का nth टर्म नोट कर लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो यहाँ पर है, ध्यान से देखिए ये रहा। तो आपने सबसे पहले इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है ना उसे नोट कर लिया, दैट इज 2 का स्क्वायर तो आएगा 4 और n का स्क्वायर आएगा n स्क्वायर। ठीक है बात, ये तो होता है स्टेप 1 कि पहले आप उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल दीजिए। स्टेप 2 होता है बेटा उसका, स्टेप 2 होता है अप्लाई सिग्मा टू nth टर्म। ठीक है जी, जो भी nth टर्म लगाई उस पे सिग्मा लगा दो। सिग्मा का मतलब क्या होगा सर, मैंने कहा ध्यान से देखो, आप सिग्मा लगा दो किस पे, 4n स्क्वायर पे। ठीक है जी, अब सर 4n स्क्वायर पे सिग्मा का क्या मतलब हुआ, होता ये है कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 4 है तो 4 तो आपका सिग्मा के साइन के बाहर आ जाएगा, उस पे तो सिग्मा कोई असर करेगा नहीं। जो सिग्मा लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा, n स्क्वायर पे। n स्क्वायर पे सिग्मा का मतलब क्या होने वाला है, n स्क्वायर पे सिग्मा का मतलब क्या होने वाला है, इस चीज का क्या मतलब होने वाला है, इस चीज का मतलब होने वाला है, 4 तो बाहर था, इस चीज का अंदर मतलब होने वाला है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक बेटा, अप टू n स्क्वायर। देखो ये तो वही बात आ गई जो हमने ऊपर सॉल्व किया, ये वाली बात और ऊपर जो बात लिखी गई थी ये वाली बात, दोनों सेम ही तो है। वहां पे 2 का स्क्वायर 4 ही तो था बाहर, तो ये दोनों तरीके सेम ही होते हैं। ठीक है बात ये, किस किस को क्लियर है भाई, जल्दी बोलो। आप में से किस किस को ये बात क्लियर है, जल्दी बोलो। क्या आप सबको ये बातें क्लियर है। चलो वेरी गुड। मान लीजिए जैसे अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास आ गया भाई, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आ गया 1 का स्क्वायर, फिर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर आ गया आपके पास ऐसे ही अगली टर्म आ गई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे आया, कह रहा है n टर्म्स तक, क्या कह रहा है भाई, n टर्म्स तक इसका सम निकालो। समझ रहे हैं आप। तो अब इसको करने का क्या तरीका होगा सर, देखो इसमें वो वाला तरीका लगाओ, सेकंड वाला जो मेथड है, इसमें वो वाला तरीका लगाओ जो सेकंड आपका मेथड है। क्या स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 राइट nth टर्म। सबसे पहले nth टर्म लिखो, तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या आने वाला है, जल्दी देखो। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या आने वाला है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। जो इस सीक्वेंस का nth टर्म आएगा, जल्दी से देखो, क्या यही आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। बोलो क्या आपको लगता है यही इसका nth टर्म आएगा, जो nवें नंबर पे आएगा, जो nth नंबर पे आएगा, क्या यही सीक्वेंस आएगा, जल्दी बताइए। क्या nth नंबर पे यही सीक्वेंस आएगा, जल्दी बताइए, है ना। तो nth टर्म को थोड़ा और लिख लेते हैं, इसको तो हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसे तो लिखते हैं हम इसको। तो इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं, है ना। यहाँ तक भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप रख सकते हैं, पर थोड़ा और कर ही लो सॉल्व करके देख लो कि इसको क्या आता है। जैसे आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 ऑफ n क्यूब, अलग अलग लिख लेना, ठीक है, 1/2 ऑफ n स्क्वायर एंड 1/6 ऑफ n। ठीक है बात, ये जैसे आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n क्यूब आएगा। ध्यान से देखो, जब n से होगा n स्क्वायर और ये इससे होगा तो 2n स्क्वायर, 2n क्यूब अपॉन 6 तो 1/3 बच जाएगा, 2/6 आएगा ना, तो उससे 1/3 बच जाएगा। तो यहाँ से जो nth टर्म आई वो ये आई। पहली बात तो आपको nth टर्म लिखनी थी, पहला स्टेप तो हो गया nth टर्म। दूसरा स्टेप क्या था बेटा, आपको याद है, दूसरा स्टेप था कि सर इस पे सिग्मा लगाना है। दूसरा स्टेप था क्या, कि इस पे आपको क्या लगाना है, सिग्मा लगाना है। जैसे ही आप सिग्मा लगाओगे बेटा तो सिग्मा इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, सब पे सिग्मा का साइन लगेगा। सब पे सिग्मा का साइन का मतलब जो सिग्मा tn आपका आएगा, सिग्मा लगाने के बाद देखो स्टार्टिंग में 1/3 तो बाहर आएगा पहले वाले से,
1/3 तो बाहर आएगा। और सिग्मा एन क्यूब आप जानते हैं क्या, सिग्मा एन क्यूब पढ़ा हुआ है सबने, ऐसी 1/2 बाहर आएगा, सिग्मा एन स्क्वायर भी आप सबने पढ़ा हुआ है, और 1/6 बाहर आएगा, सिग्मा एन भी आपने पढ़ा हुआ है। बोलो क्या ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो। सिग्मा एन क्यूब याद है क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा 1/3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, उसका फॉर्मूला होता था n+1/2, और इसका क्या था बेटा, याद है आपको, इसका होल स्क्वायर था। ये तो आगे इसका, आगे के दोनों के आप खुद लिख सकते हैं, आपको याद है। बोलो जल्दी से, उसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका सम आएगा। बोलो क्या ये वाला तरीका क्लियर है आपको, किसी भी सीरीज का, किसी भी सीक्वेंस का, ऐसा नहीं केवल इसी का, किसी भी सीक्वेंस का सम आप ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले nth टर्म निकालो, फिर उसमें सिग्मा लगा दो। क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी बोलिए। सबको क्लियर भाई, तरीका क्लियर है ना सबको, हाँ तरीका क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप लोगों का पूरा जो होमवर्क है बेटा, मैंने कल भी बोल दिया था, एक्सरसाइज 2 आप लोग कल तक कंप्लीट करें एपी की। ठीक है जी, जो आपकी मॉड्यूल है एक्सरसाइज 2 कल तक सब बच्चे कंप्लीट कर लो बेटा। एक्सरसाइज 2 में लगभग क्वेश्चन है 134, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लें आज, कल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल डिस्कशन चलेगा भाई, तो सब बच्चे इसको कंप्लीट कर लेना। क्लियर है सबको, एक बार यस लिखो जल्दी से।